दुआ सामने आ जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि हे भगवान, मुझसे जो पाप हुए ऐसा मैंने फ़िल्म में देखा था ये सीन। जाते-जाते जो एक क्वेश्चन अचानक से मेरे दिमाग में आया, वो ये कहाँ जा कि रहे हो? जंगल में जा रहे हो? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हरप्रीत वाइल्ड लाइफ में। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि क्या नागमणि सच्ची में होती है? क्या एक बार अगर आपको सांप काट जाए तो वापस काटने से वो सारा विष वापस चूस सकता है? क्या अहमदनगर में वाकई आदमखोरी तेंदुओं का आतंक है? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। स्वप्निल खताल सर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जादू से शुरुआत करी थी और आज भी उनका जादू बरकरार है। पहले वो जादू को मैजिक ट्रिक्स के माध्यम से फैलाते थे, पर आज वो जंगलों और जानवरों के जादू से हमें रूबरू कराते हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। उनके हर एक एपिसोड में कुछ जादू भरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है जो हम सभी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करती है। मैं आशा करता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो पैशन, वो जादू आप सभी तक भी पहुंचे। हेलो और नमस्ते स्वप्निल खताल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच होप पे आने के लिए। थैंक यू। नमस्ते और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सर, इससे पहले कि हम वाइल्ड लाइफ की बातें करना शुरू करें, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि आप में वो वाइल्ड लाइफ की चिंगारी कहाँ से आई? क्योंकि बहुत लोग ये जानते नहीं होंगे, बट आपका एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैजिक में भी रहा है। तो मैजिक से लेके वाइल्ड लाइफ की जर्नी क्या रही है आपकी? क्या चिंगारी वाइल्ड लाइफ की चिंगारी 90 के दशक के अंत में आई थी और मुझे जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि मैजिक के बारे में भी आपने रिसर्च किया इसके बारे में। तो हाँ, ये सच है कि पहले मुझे मैजिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ था कि ये मतलब एक अनोखी चीज़ होती है। किसी भी छोटे बच्चे को मैजिक देखने के बाद अट्रैक्शन होता है, ये तो मुझे भी था। तो अट्रैक्शन के बाद मैंने सीखना शुरू किया अलग-अलग सोर्सेज़ से, जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उस वक़्त इंटरनेट तो था नहीं, तो बुक्स पढ़ के या फिर किसी दूसरे जादूगर के टेलीविज़न पर शोज़ देख-देख के मैं सीखना शुरू किया था। लेकिन उससे भी पहले मैं साँपों से इंट्रोड्यूस हुआ था। एक्चुअली बहुत साल पहले मेरे पिताजी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई एक रिमोट लोकेशन पर। तो वहाँ पे हमने एक जगह खरीद ली, घर बना लिया वहाँ और वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी लोगों की, लेकिन जानवरों की बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला साँप भी वहीं पे देखा था। तो मुझे देखने के बाद उस जानवर से प्यार हो गया कि एक ऐसा जानवर है जिसमें हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उसके कान नहीं होते, उसकी आँखें भी कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों सालों से इस धरती के ऊपर अपने अस्तित्व को जमाए रखने में कामयाब हुआ है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी रोचक लगी। तो इसलिए फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, फिर से बुक्स देखकर या फिर टेलीविज़न की डॉक्यूमेंट्रीज़ से, क्योंकि यूट्यूब तो था नहीं तभी और इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं था। तो ऐसे-ऐसे मैं एजुकेट करते चला गया, फिर वो चिंगारी बाद में आग बन गई जब यूट्यूब आ गया। तो कौन सा सांप था जो आपने पहले देखा था? जो सबसे पहले देखा था मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं वो कौन-सी स्पीशीज़ थी, लेकिन वो जो भी था बहुत दिलकश था। ऐसा मोटा था, लंबा था, मुझे अभी क्लियरली उतना याद नहीं, वो शायद चेकर्ड कीलबैक होगा या रैट स्नेक होगा। लेकिन मैं तभी बहुत छोटा था, 90s के एंड की बात है ये। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब खूबसूरत था। ऑल्सो जैसा मैं आपको बता रहा था अभी कि आपका एक एजुकेशन का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब वो बहुत रोमांचक होता है देखना कि कैसे आप जंगल में जा रहे हो, आप किन-किन जगहों से होते हुए जा रहे हो और कभी भी कहीं से कोई भी जानवर आ सकता है। तो ऐसी एक वीडियोस मुझे लगता है कि बेयर ग्रिल्स भी शायद बनाते हैं। मतलब हाँ, वो थोड़ी फेक होती हैं, बट ओवरऑल वो जो एक सस्पेंस क्रिएट होता है, वो जो एक रोमांचक चीज़ जो आती है और बहुत इंटरेस्ट करती है वो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इस जो आपका वे ऑफ एजुकेशन है, इसकी इंस्पिरेशन कौन है? आपने और आपने यही वे ऑफ एजुकेशन क्यों चुना? इंस्पिरेशन की बात बहुत रोचक लगेगी आपको, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा संजय लीला भंसाली सर के काम से मुतासिर हूँ। इसके अलावा स्टीवन स्पीलबर्ग और जेम्स कैमरॉन जैसे जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनके जो तरीके होते हैं फ़िल्म बनाने के, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और बचपन में अगर मैंने इस कैटेगरी में किसी को ज़्यादा देखा था, तो वो है डॉक्टर ब्रेडी बार, जिनका शो आया करता था नेशनल ज्योग्राफिक पर। और मैं जब स्कूल से आता था, तो मेरा काम यही होता था कि सबसे पहले डॉक्टर ब्रेडी बार का शो देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता था वो, जिस तरह से वो जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर पकड़ते हैं या एजुकेट करते हैं। और उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे ऑस्टिन स्टीवंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी वो लिटरली मूवीज़ बनाते थे। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त होती थी उनकी शोज़ की। तो इन सब लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुआ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग उसमें लिस्ट में जुड़े हुए हैं। रोम्यूलस व्हिटेकर,
उनके भी काम को मैं देखता था कि कैसे वो किंग कोबरा को ज़्यादातर उन्होंने हैंडल किया है, मतलब उनके साथ काम किया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती थी। तो ये सब लोग हैं। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट और शर्तिया आपके फेवरेट जानवर के बारे में भी, जो कि है सांप। अब सांपों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों का जो उसके रिगार्डिंग व्यू है उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सालों से चली आ रही मिथक और मनगढ़ंत कहानियां जितनी भी होती है वो उनके दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे नागमणि हो गया, नागिन के बारे में हो गया, सब सच नहीं है बट उन्हें लगता है कि है। तो क्योंकि आप इतने सारे गाँव में जाते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, ऐसी कौन सी मिथक आपको लगती है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है लोगों के बीच में? तो सांपों से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से नागमणि नंबर 1 पर आती है। एक ऐसी कहानी है कि लोग सोचते हैं कि आज भी नाग के पास नागमणि होता है, जो कि बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि इस जनरेशन में या इस युग में इस कहानी के ऊपर इतना लोग गौर कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग एजुकेशन में आज भी पीछे हैं, क्योंकि हम लोग वैसी स्टोरी पर यकीन करते हैं। उसके अलावा इच्छाधारी नाग या फिर नाग बदला लेता है, अगर हम उसको मारेंगे तो वो अगर ज़िंदा बच जाए तो वो आके आपका बदला लेगा। ये सब फ़िल्मों में जो हमने देखा है, उसका बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट लोगों के दिमाग पर है। तो ये 2 कहानियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है हर लोकेलिटी में, चाहे आप शहर में हो या किसी गाँव में हो, कोई बच्चा हो, कोई बुज़ुर्ग हो, ये 2 कहानियाँ सुनने मिलती है हमेशा। अब हम मिथक की बात कर रहे हैं, तो आपने अपनी वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक सांप ने एक बच्चे को काट लिया था और गांव वालों ने उससे फिर से कटवाया, ये सोचकर कि वो विष को वापस ले लेगा। तो क्या ऐसा सच्ची में होता है? देखो, ऐसा है कि मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। सिर्फ़ इंडिया में नहीं, मेरे ख़्याल से पूरे ग्लोबली अगर हम देखें तो मूवीज़ का इम्पैक्ट तो होता है। तो ये फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि किस तरह से साँप अगर डसते तो बीन से उसको, बीन बजाकर उसे बुलाते हैं, फिर से उसे डसवाते हैं, तो ज़हर वो चूस लेता है। रियलिटी ऐसी है कि साँप एक बार अगर ज़हर इंजेक्ट कर दे तो वो उसे दोबारा सक नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे खून में मिक्स हो जाता है, ज़ाहिर है। और साँप ऐसे डिज़ाइन हुए ही नहीं होते कि वो किसी भी चीज़ को सक कर सके, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी लिक्विड हो, उसे नहीं नहीं सक कर सकते। तो ये मिसकंसेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा बुरी वो घटना थी, जो देखने के बाद मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि ये दर्दनाक चीज़ है, लेकिन आज भी लोग यकीन करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली ये रियलिटी नहीं है। ऐसा होता नहीं, बट लोग करते हैं। पर अगर कभी किसी को सच में सांप काट जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो ज़ाहिर है उस इंसान की मौत हो जाएगी। अगर किसी को स्वर्ग का माहौल अनुभव करना है, तो दूसरा रास्ता वो इख्तियार कर सकता है। अगर धरती पे रहना है तो अस्पताल में जाओ, डॉक्टर को कहो सांप ने डसा है, इंजेक्शन लेके घर पे आ जाओ। दैट्स द बॉटम लाइन। और लाइक आपने काफी सारे सांपों के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है, मतलब 3 ऐसे चीजें जो सांपों के बारे में बहुत अलग हैं और इन बहुत अनोखा जानवर बनाती हैं? पहली बात तो, सांप कभी भी आपसे पंगा नहीं लेना चाहते। अगर हमारी उनसे मुठभेड़ हो जाए तो सबसे पहले वो भागना ही पसंद करता है। फिर भी अगर हम उसे छेड़खानी करेंगे, तो वो हमें डराएगा। अगर ज़हरीला साँप है, तो कोई भी साँप पहले डराता है, चाहे वो रैटल स्नेक हो, या हम हिंदुस्तान की बात करें तो रसेल्स वाइपर हो या कोबरा हो, वो फन निकालेगा, फुफकारेगा, आवाज़ करेगा। उसके बावजूद भी अगर हम छेड़खानी करते हैं, तो वो हमें डसेगा। लेकिन अधिकांश बार ड्राई बाइट्स डिलीवर करते हैं ये ज़हरीले साँप, क्योंकि उनका ज़हर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो वो ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए वो ड्राई बाइट्स देते हैं, हमें डराने के लिए। और उसके बाद भी जान पर बात आ पड़े तो वो जाकर के आपको एक ज़हरीला बाइट दे सकता है। तो ये चीज़ें बहुत यूनिक है, लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए लोग खौफ़ज़दा हो जाते हैं इन जानवरों को देखकर, सबसे पहली बात तो। लेकिन ये उतने भी खतरनाक नहीं होते जितना कि हम मानते हैं। ये रियलिटी है उनकी, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और आकर्षक मैं मानता हूँ इन जानवरों को, इसी वजह से। अब लाइक एक चीज जो मैंने नोटिस बहुत ज्यादा करी कि कोविड के बाद रेस्क्यू का एक ट्रेंड बन गया बहुत ज्यादा, कि वो दिखावा बन गया है कि हाँ हम रेस्क्यू हो रहे हैं, हम जाएंगे, हम इस सांप को बचाएंगे, हम उस सांप को बचाएंगे। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक बाइट के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अब। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ी जो भूल होती है वो रेस्क्यूअर्स क्या करते हैं जब वो स्नेक को रेस्क्यू कर रहे होते हैं? आजकल क्या हो गया है ना कि हर रेस्क्यूअर अपने गाँव में जाकर, कहीं पे भी हो, किसी भी लोकेलिटी में हो, वो जाकर के सांप को रेस्क्यू करते समय वीडियो शूट करता है, यूट्यूब हम्म। पर या फेसबुक पर दिखाने के लिए। हम्म। अब अच्छी बात है, अवेयरनेस क्रिएट होता है, इससे लोगों को जानकारी मिलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि व्यूज़ पाने के लिए लोग सांपों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मतलब हम्म। अननेसेसरी, अगर कोई कोबरा बैठा है तो उसे वो स्टिक से पोक करेंगे ताकि वो फन निकाले, फुफकारे या फिर अटैक करे, क्योंकि इन सब चीज़ों से
ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है, तो फिर व्यूज़ मिलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है जो मुझको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हो रही है अनफॉर्च्यूनेटली। रेस्क्यू के नाम पर जानवरों के साथ ये ऐसी हरकतें होती हैं, तो जानवरों को तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात ये है कि रेस्क्यूअर्स जो है वो आजकल आजकल नहीं, मतलब पहले से ही बहुत सारे ऐसे रेस्क्यूअर्स हैं जो उतने हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल नहीं हैं। वो सांप जानते हैं, उनको पकड़ना जानते हैं, इन्फॉर्मेशन जानते हैं, लेकिन सही तरीके से पकड़ना मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सही तरीका ये होता है कि अगर आपको कोई सांप दिख जाए तो अननेसेसरीली उसे आप हाथ मत लगाइए, या फिर अननेसेसरीली उसे आप सिर की तरफ से मत पकड़िए। किसी भी जानवर को उसके सिर पर ग्रैब करना, या किसी भी इंसान को भी अगर मैं आपको ऐसे गले से पकड़ूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हर जानवर का ये इतना उसूल होता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो चीज़ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए ये ज़हर के दाँत है, ये ज़हर है, और इसी हड़बड़ी में जब भीड़ आ जाती है, लोग हर तरफ से फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो सब माहौल ख़राब हो जाता है, फिर उनको बाइट लग जाता है। अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा होता है। और जितने ज़्यादातर स्नेक रेस्क्यूअर्स मैंने देखे हैं, वो या तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं होता। तो इन दिस केस अगर उनको बाइट लग जाए तो उनके पास उतना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ट्रीटमेंट भी कर सके। तो ज़्यादातर लोग या तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग मर जाते हैं, जो कि बड़ी दुःख की बात है, क्योंकि जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो आप हज़ारों जानवरों की जान बचाएँगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो बाकी जानवरों का क्या? तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से रेस्क्यूअर्स को सोचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे चलते हुए लाइक आपका सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर जंगल देखता हूँ, बहुत ज़्यादा जानवर देखता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि कोई इन घने जंगलों में अकेला घूम जाता है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ज़िंदा बाहर निकल पाए? सबसे पहले तो ऐसी लोकेशन पर जाने से पहले उस पूरी लोकेशन का स्टडी करना ज़रूरी है। अंधाधुन आप जाकर के माहौल सब खराब हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। और दूसरी बात, अगर आप किसी लेस एक्सप्लोर्ड या फिर अननोन लोकेशन पे जा रहे हो, तो फिर वहाँ के किसी लोकल इंसान को साथ में लेकर के जाओ। अगर इन चीज़ों का हम एहतियात नहीं बरतते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जान आफ़त में पड़ सकती है, और अगर पड़ जाए तो सबसे बेहतर यही है कि एक ही जगह पे रुको, और वहाँ से किसी न किसी तरह से आप ढूँढो आपके फ़ोन में सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन मेनी केसेस अगर आप पास हो सिटी के या गाँव के, तो हो सकता है कहीं किसी पॉइंट पे सिग्नल आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तभी भी आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे आप आग जला के धुआँ करके किसी को बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। रादर देन जो हम टेलीविज़न पर देखते हैं, जो जिनका आपने शुरू में नाम लिया, बेयर ग्रिल्स, जो बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस शो है, वो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाएँगे, रिवर क्रॉस करेंगे, खाई से उतरेंगे, सब चीज़ें करेंगे, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपकी जान शर्तिया तौर पर चली जाएगी। तो ये चीज़ है, क्योंकि कैसा होता है कि सर्वाइवल का बेसिक रूल वही होता है कि अगर आप कहीं पर भटक जाएँ तो एक ही जगह पर रुको, क्योंकि जो लोग आपको खोजने के लिए आ रहे हैं, उनको पता तो चले कि आप कहाँ पर हो। अगर आप उछल-कूद करके यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे तो वो आपको कैसे ट्रैक करेंगे? टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। हुँ, वो पॉइंट ए तक पहुँचेंगे और आप तब तक पॉइंट बी पे जा चुके होंगे। फिर हुँ। वो पॉइंट बी पे पहुँचेंगे, आप पता नहीं कहीं और पहुँच गए, और ये उछल-कूद में आपकी जान भी जा सकती है। पैर फिसला, हाथ फिसल गया, टहनी टूट गई, गड्ढे में गिर गए, तो पता नहीं आपकी जान चली जाएगी। तो सर्वाइवल का बेसिक रूल यही है कि एक ही जगह पे रुको और सिग्नल देने की कोशिश करो। जो टेलीविज़न पर देखते हो डिस्कवरी पे, वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए देखो, रियलिटी में उसका इख्तियार मत करो। अब जंगल की बात करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड और जानवरों से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पे आपने भी काफ़ी बार बात करी है, जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे आपने अहमदनगर के एक लेपर्ड के बारे में बताया था जो आदमखोरी बन गया था, मैन ईटर बन गया था। तो आपको क्या लगता है कि हम एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आज की तारीख में ऐसा हो चुका है कि जंगल खत्म हो चुके हैं, जानवरों के पास रहने के लिए पर्याप्त इलाके नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त शिकार नहीं है, तो ज़ाहिर है कि वो इंसानी बस्तियों की तरफ आएँगे। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये बात समझ लें और जानवरों को अपने नेबर के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। हमको एहतियात बरतना ज़रूरी है कि अगर मेरे इलाके में, मेरे गाँव में कोई लेपर्ड है, तो मुझे रात के 7 या 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, या अगर मैं जा भी रहा हूँ तो सेफ्टी का मैं पहले ध्यान रखूँ, मेरे पास टॉर्च हो, कोई डंडा हो। अनफॉर्च्यूनेटली ज़्यादातर लोग इन चीज़ों का एहतियात नहीं बरतते, और फिर जब जानवर अटैक कर दे तो फिर बदनामी जानवर की होती है कि लेपर्ड आदमखोर हुँ। हो गया, उसने अटैक कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक ही सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट करो कि जानवर मेरे इलाके में है, और उस तरह से खुद को डेवलप करो, इन्फॉर्मेशन ले लो, नॉलेज ले लो कि जानवर के साथ क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है।
तो आप सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेगा। और अहमदनगर उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पर जाकर ये शूट हुँ, करने का रीज़न ही वो था, कि वहाँ पे लोग आज भी वहाँ पर जानवर लेपर्ड जो है उनके जानवरों पर अटैक करता है, उनकी बकरियाँ, मवेशी, कुत्ते, यहाँ तक कि इंसान के ऊपर भी, उनके बच्चों के ऊपर भी अटैक होता है, लेकिन फिर भी वो लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी लेपर्ड को मार नहीं रहे। दूसरे जो स्टेट्स मैंने देखे हैं इंडिया में जो है, वहाँ पर लोग मार देते हैं जानवर को, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ भी ले तो उसको वो मार देते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आदमखोर है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो लोगों ने एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन क्रिएट किया है। मुझे लगता है कि ग्लोबली इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अहमदनगर में लोग लेपर्ड्स के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। हुँ। पर मुझे एक चीज़ देख के जो बहुत बुरा लगा कि इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब आपने वीडियो में भी दिखाया था कैसे इल्लीगल काम हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे इल्लीगल शराब बनाई जा रही थी या इल्लीगल हंटिंग होती है। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन निकालना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये भी बड़ी दुःख की बात है कि इल्लीगल हंटिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग आज भी होती है। मैं जितनी भी जगह पर आज तक शूटिंग के लिए गया हूँ, जानवरों से ज़्यादा मुझे वहाँ पे इंसानों के निशान मिले हैं, ख़ास तौर पे शिकारियों के निशान। बहुत बार होता है कि हमको फंदे मिल जाते हैं। अब मैंने शायद कुछ एक एपिसोड्स में दिखाए भी होंगे, लेकिन अगर मैं रिपिटेटिवली दिखाते रहूँगा तो लोग भी सोचेंगे, "अरे! इसको हमेशा फंदे क्यों मिलते हैं, ऐसा होता है?" हुँ, लेकिन ये रियलिटी ऐसा ही होता है। जंगलों में, रिज़र्व फॉरेस्ट्स में आपको फंदे मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ पोचिंग बहुत बड़ा ये विषय है, मेरे ख़्याल से ये दुनिया का तीसरा या चौथा लार्जेस्ट इल्लीगल ट्रेड भी है। तो इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमको जो गवर्नमेंट है, उसको लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अ, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और रहा सवाल इल्लीगल शराब का, जंगलों में ये भी होती है, तो इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही घूम-घूम करके देखना पड़ेगा और लोकल जो लोग हैं, उनकी भी जागरूकता इसमें होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम गवर्नमेंट पे नहीं सौंप सकते। अगर आपको पता हुँ, है कि आपके इलाके में ऐसा हो रहा है, तो ये आपका फर्ज़ बनता है कि आप या तो उसको रोकिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी बस में नहीं है, तो आप फिर अथॉरिटीज़ को इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा डार्क साइड ये भी है कि अनफॉर्च्यूनेटली अथॉरिटीज़ को भी पता होता है कि ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन वो एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि उनका आपस में लेना-देना होता है। हुँ, तो हुँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इससे मैं शायद आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते। कंज़र्वेशन को ऑन फील्ड एग्ज़िस्ट, मेरे ख़्याल से कंज़र्वेशन ऑन फील्ड पे एग्ज़िस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो आपको पता चलेगा कि शायद 10 हाथ हैं कंज़र्वेशन करने वाले, लेकिन 10,000 हाथ हैं जो कंज़र्वेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ये किसी एनजीओ से, गवर्नमेंट से सोलो तौर पे नहीं हो सकता। जब तक हर एक नागरिक के मन में संरक्षण की भावना नहीं जागती है, तब तक हम कंज़र्वेशन को फुल एंड फाइनल एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। हुँ। एक और चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जिस आपने एक वीडियो में भी दिखाया कि आपको एक रेड ईयर स्लाइडर दिखा था एक इंडियन एनवायरनमेंट में और वो एक इंडियन स्पीशीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सेम चीज़ फ्लोरिडा में भी कभी हुई थी जब बर्मीज़ पाइथन और इग्वानास बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर फैल गए थे और आज वो एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं कि इंडिया में ये चीज़ रिपीट ना हो रही हो? जो लोग लाते हैं इन जानवरों को पालने के लिए, पहले तो उनको ये खुद को समझना चाहिए कि क्या मैं इन जानवरों का केयर ले सकता हूँ? हुँ, बहुत सारे लोग शौक के लिए लाते हैं। हुँ, तो अगर हुँ, आप शौक के लिए ला रहे हैं, तो फिर समझ जाइए कि आपका शौक कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो बेटर है कि आप ना लाएँ। लेकिन अगर आप ला रहे हैं, तो फिर उसकी केयर कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एनजीओज़ हैं, रिहैब सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाकर इन जानवरों को दे दीजिए, तो वो लोग उनकी केयर ले सकें। हुँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग उनको नेचर में रिलीज़ कर देते हैं। जो आपने फ्लोरिडा की बात बताई, वहाँ पे बर्मीज़ पाइथन अब अच्छे से फल-फूल रहे तो हैं, हुँ, लेकिन जहाँ से वो पाइथन आए थे, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन अब वाइप आउट हो चुकी है, लगभग, हुँ, हुँ, राइट? तो ये भी एक रियलिटी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मान लीजिए बर्मीज़ पाइथन का वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर उनको मिलता है तो वो उसे मार देते हैं। हुँ, गवर्नमेंट उनको खत्म कर देती है। लेकिन अगर वो उनको लेकर के वापस उनके ओरिजिन कंट्री में भेज दें, तो शायद उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे फल-फूल सकती है। हुँ, ऐसा मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। क्योंकि हर इंसान में उतनी समझ नहीं होती कि अगर मैं अमेरिकन स्लाइडर को, रेड आइड स्लाइडर को अगर मैं छोड़ दूँ, तो ये हमारे नेटिव स्पीशीज़ को खा जाएगा। कौन इतना सोचेगा? कोई नहीं सोचता है, लेकिन ये होता है। तो इसीलिए हमको ये खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और अभी जो आप ये टॉपिक ले रहे हो, उसके माध्यम से जिनको नहीं पता है, उनको पता चल जाएगा
इसलिए हम्म। हम लोग भी एपिसोड्स बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या रियलिटी है जानवरों की, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे उसका सकारात्मक परिवर्तन जो है वो हम देख पाएँगे। वक़्त लगेगा थोड़ा-सा इसमें। अब बढ़ते हैं, लाइक अगले जो 2 क्वेश्चन है वो मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ बट एक अंजाम तक कभी नहीं पहुँच पाता हूँ। तो उनमें से सबसे पहला है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग दिन-रात बैठ के वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और ये काम बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों तक चलता रहेगा। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है कि इतने सालों से आज तक हम सेम इश्यूज़ पे काम करते ही जा रहे हैं। हमें सेम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, फॉरेस्ट कम हो रही है, हम कितने सालों से बोलते ही आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले सालों में भी हम यही करते रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आज आज तक हम सेम इशू पे लड़ते जा रहे हैं एंड फ्यूचर में भी यही लगता है कि हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते रहेंगे? लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप कंजर्वेशन को हटा दीजिए, इलेक्शन की बात कीजिए, पॉलिटिशियन किस हुँ, चीज़ पे इलेक्शन लड़ते हैं? हम बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, महँगाई कम करेंगे। ये इश्यूज़ तो आज़ादी के बाद से लेके अब तक इन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो हुँ, मुद्दे तो हुँ, बदले नहीं हैं। इसका मतलब मुद्दे कभी नहीं बदलने वाले। ये रियलिटी हमको एक्सेप्ट करनी ही होगी। कभी भी किसी को पर्याप्त हॉस्पिटल की सुविधा, शिक्षा या फिर अच्छी सड़कें, पानी कभी नहीं मिलने वाला। ये हो ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस एक प्रॉपर सपोर्ट करने वाली ऑडियंस ना पैदा हो जाए। और सपोर्ट करने वाली ऑडियंस तभी पैदा होगी जब वो खुद को एजुकेट करेंगे। कंज़र्वेशन का भी वही चीज़ है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि 10 हाथ हैं जो कंज़र्वेशन कर रहे हैं। फुल्ली डेडिकेटेड एनजीओज़ मैंने देखी है, ऐसे लोग देखे हैं जो कंज़र्वेशन के लिए अपनी ज़िंदगी को सुर्ख़ कर चुके हैं। लेकिन 10,000 ऐसे हाथ हैं जो कि बर्बाद कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो सोचते हैं कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, एक जानवर मार दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हुँ, आज भी विंटर सीज़न जब आता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं कि वहाँ पे आपने देखा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है महाराष्ट्र में एक पतंग होता है बहुत बड़ा काले रंग का, उसको रात में उड़ाते हैं। उस पतंग की जो रस्सी होती है, मांजा होता है, उसमें हुक्स होते हैं मेटल के। तो जो चमगादड़ उड़ते हैं, फ्लाइंग फॉक्स जो कि बहुत बड़ी स्पीशीज़ है बैट्स की, वो उसमें फँस जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। क्यों? शिकार, शौकिया शिकार। तो ये जनरेशन को जब तक रियलाइज़ेशन नहीं होगा कि ये जानवर भी इस धरती के ऊपर अहम भूमिका निभाते हैं, ज़रूरी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हुँ। ये जो टॉपिक्स है कंज़र्वेशन के, ये बदल नहीं सकते जब तक कि हर इंसान जागरूक नहीं हो जाता। अनफॉर्च्यूनेटली सब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन टॉपिक्स में, राइट? जानवर मरे जिए मुझे क्या लेना देना, ऐसा लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। हुँ, कुछ सेंसिटिव लोग हैं और आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस है, अभी सब लोग वेगन की तरफ जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हुँ, हैं कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी वो परिवर्तन धीरे-धीरे आने हुँ, लगा है हुँ, और सोशल मीडिया की वजह से वो उसका प्रसार भी हो रहा है। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। अमेरिका में बहुत सारे लोग आजकल वेजिटेरियन बन चुके हैं, नहीं खाते हैं, नहीं दूध भी नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते। तो ये परिवर्तन होगा, मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा इसको होने में। लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि जब तक ये परिवर्तन होगा, तब तक कहीं देर ना हो जाए। हुँ। ये एक चीज़ कंसर्न है। एक और चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान करती है, वो कि ये है कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए। मतलब घर बनाना ज़रूरी है, सड़कें बनानी ज़रूरी है, बट दूसरी तरफ जंगल बचाने भी ज़रूरी है और जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ाने भी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि हम डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को में एक संतुलन कैसे ला सकते हैं? क्योंकि एक जगह इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि जानवरों की भी बढ़े, बट जगह ही नहीं है इतनी। तो हम वो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? हाँ, डेवलपमेंट और कंज़र्वेशन में संतुलन, मेरे ख़्याल से टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सड़कें बन रही है या फिर रेलवेज़ पास हो रही है, तो ये कहाँ से पास हो रही है? जंगलों से जा जंगलों रही है। से। तो जंगलों को तबाह किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि हमने इतना बड़ा जंगल का एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या उतना बड़ा एरिया हम जंगल का फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं कहीं और पे? क्या हो रहा है? ऑन पेपर शायद हो रहा है, लेकिन रियलिटी में नहीं हो रहा। हुँ, तो होता ये है कि इंसान की जो आबादी है वो अब धरती के ऊपर हावी होने लगी है। तो ये हर चीज़ को अब कवर करने लगे हैं। इंसान जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है हर जगह पे, रेलवेज़ की इसकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जो बड़ी-बड़ी एरियाज़, जो ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जिन जंगल की प्रॉपर जंगल, जिनको गवर्नमेंट माइनिंग के लिए दे रही है। हुँ। तो जो माइनर्स वहाँ पे आ रहे हैं, जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उनके आने-जाने के लिए भी रास्ता लगता है, उनके रहने के लिए जगह, तो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या उसको हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं?
नहीं कर सकते, कैसे पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो जो डिस्ट्रॉय हो गया वो तो हो गया। ऑन पेपर ठीक है कर लिया, या फिर हमने बोल दिया कि हाँ हमने किया हो गया, बट टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट ज़रूरी तो है, लेकिन मेरे ख़्याल से डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये भी एक अविवादित सच है। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं शायद हर चीज़ में नेगेटिव ही बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी जो मैंने देखी है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, डेवलपमेंट सरकार करती है इंसान की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, वो तो बात ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो जंगलों के आस-पास रहते हैं, और उनका काम ही ये है कि वो जंगलों में जाकर इन जानवरों को मारते हैं, या फिर हुँ, लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं, हुँ, राइट? अभी मैं किसी एक कम्युनिटी के नाम नाम ले लूँगा तो फिर बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। हुँ, लेकिन रियलिटी है ये। क्योंकि ये मैंने देखा है, मेरी टीम ने देखा है। हम जब जंगलों में जाते हैं तो आपको भी जानकर हैरानी होगी कि बड़े-बड़े पेड़ों को काट कर जंगल में पत्तियों के नीचे छुपाया जाता है। क्यों? रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं, तब इन पेड़ों की तस्करी की जाती है। इस लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये हो रहा है। ये छोटे स्केल पे नहीं हो रहा, हुँ, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। मैं हैरान था जब एक बार हम शूटिंग करने के लिए गए थे, एक मॉनिटर लिज़र्ड का हमने एपिसोड किया था, हुँ, कि एक मंदिर के बाहर मोरपंख लोग बेचते हैं। तो मैं ये देखना चाहता था कि वो मोरपंख वाक़ई में उठा के लाते हैं या फिर पोचिंग करते हैं। हुँ, तो उस एपिसोड में आप मानेंगे नहीं, मुझे एक ही दिन में कम से कम 6 से 7 ऐसे फंदे मिले थे, जो वहाँ के लोकल लोगों ने जंगलों में लगाए थे जानवरों का शिकार करने के लिए। अब एक दिन में अगर हमको 6 से 7 फंदे मिलते हैं, वो भी हम ढूँढ नहीं रहे थे कि कहाँ फंदा है, कहाँ नहीं, वो बस रैंडमली दिख गए थे बाय पास, जब हम पास ऑन हो रहे थे तब। तो अगर हम ढूँढेंगे टीम लगा के, तो पता नहीं कितने फंदे मिलेंगे। हुँ, तो डेवलपमेंट से तो डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है, लेकिन इंसान भी अपने शौक के लिए डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो हुँ, इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली लॉ है, कायदा तो है, बहुत अच्छा कायदा है, लेकिन उसका उसके ऊपर अमल-दरामल क्या हो रही है? नहीं हो रही। उसका एग्ज़ीक्यूशन प्रॉपरली जब तक नहीं होता, तब तक लोगों में खौफ़ पैदा नहीं होगा। लोगों में कायदे के प्रति खौफ़ होना चाहिए। हुँ, अनफॉर्च्युनेटली हमारे देश में नहीं है। लोग नहीं डरते कायदे से यार, मैं कोई कायदा करूँ, कोई कायदे का उल्लंघन कर लूँ, मेरे ऊपर आप केस बुक कर लो, मैं वकील पकड़ के उसे झूठ साबित कर दूँगा, छूट जाऊँगा, बेल पे निकल जाऊँगा। कहाँ लोगों में खौफ़ है किसी क्राइम को लेकर नहीं। कोई किसी का मर्डर भी कर दे ऐसे ही निकल जाए तो फिर वो वैसे भी छूट सकता है। आप बड़ी ईज़िली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जब तक लॉ में जब तक कि इंसान को खौफ़ नहीं है, तब तक कि हम किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं ला सकते, चाहे वो क्राइम हो सोसाइटी के रिलेटेड या फिर वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हो। हुँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी डेवलपमेंट को हम गवर्नमेंट की नहीं रोक सकते। आगे बढ़ते हैं लाइक आपके एक्सपीडिशंस के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे ज़्यादा रोमांचक और सबसे फ़ेवरेट एक्सपीडिशन कौन-सा रहा है? मेरा हर एक्सपीडिशन रोमांचक होता है और हर एक्सपीडिशन फेवरेट होता है। अभी कैसा है कि ये तो ऐसे हो, किसी माँ-बाप को पूछ ले कि आपका फेवरेट बच्चा कौन-सा है? तो माँ-बाप क्या बोलेंगे? ये बच्चा मेरा फेवरेट है, ये वाला फेवरेट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मेरी टीम, हम लोग जो भी एक्सपीडिशन एग्ज़ीक्यूट करते हैं, वो पूरे दिल से और पूरे मन से करते हैं। तो किसी एक को सिलेक्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। मेरे मेरे मन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हर एक्सपीडिशन मेरा फेवरेट है, और हाल ही में जो हम अभी लगातार 3 एपिसोड कर रहे हैं, वो तो बेमिसाल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन एपिसोड्स को लेकर आप तक पहुँचाने के लिए। आपने अपनी एक्सपीडिशन में दिखाया था कि जिसके बारे में आप जब आप बता रहे थे कि कैसे कहीं से भी जब तेंदुआ अटैक कर सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सो अगर ऐसा असली में होता है कि आपके सामने एक तेंदुआ आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब मुझे एक बहुत प्रसिद्ध इंसान ने कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने कहा था कि कबर कभी तेंदुआ सामने आ जाए ना, तो बस खड़े रहना और एन्जॉय करना उसकी ब्यूटी को, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम उसे ज़ू में नहीं देख रहे हो, तुम उसे सामने देख रहे हो, तो बस उसे एन्जॉय करना, क्योंकि तुम भाग तो नहीं सकते हो। तो क्या करना चाहिए अगर कभी कोई तेंदुआ सामने आ जाए तो? तेंदुआ सामने आ जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि हे भगवान, मुझसे जो पाप हुए ऐसा मैंने फ़िल्म में देखा था ये सीन। तो एक्चुअली रियल फैक्ट ये है, तेंदुआ सामने आ जाए तो भागना नहीं चाहिए। जगह पे खड़े हो जाओ और फेस करो रियलिटी को, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर वो आ रहा है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो रुक जाओ एक जगह पे, अपने पैर ज़मीन में गड़ा दो और शोर करो, उसे डराओ, उसे बताओ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ
और ये बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार इस्तेमाल करना है, वो है आपकी आवाज़। ज़ोर से आप चिल्लाएँगे तो तेंदुआ डर जाएगा, अगर आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। सिर्फ तेंदुआ ही नहीं, अगर बब्बर शेर भी आके आपके ऊपर अटैक कर दे, तो भी वो रुक जाएगा अगर आप भागेंगे नहीं तो। बड़ी बिल्लियों की एक ख़ासियत होती है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है। अगर आप भागेंगे तो आप उनकी शिकारी प्रवृत्ति को जागृत कर रहे हैं। हुँ, उनके अंदर आपके लिए क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और फिर वो आपका पीछा करेंगे और आपको पकड़ भी लेंगे। इसलिए भागना मत। और क्या सोचकर हम भागेंगे? क्या हम किसी तेंदुए से तेज़ भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, तो फिर भागना तो फिज़ूल है। तो यही रियलिटी है कि सिर्फ़ तेंदुआ ही नहीं, कोई भी जंगली जानवर अगर आपके ऊपर चार्ज करता है, अटैक करता है, तो कभी भागिए मत, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गेंडा हो या फिर शेर हो, कभी मत भागिए। रुक जाइए एक जगह पे, यही रियलिटी है। लोग मिस्टेक यही करते हैं। कभी हाँ, दूसरी बात ये है कि जानवरों को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इन बड़ी हुँ, बिल्लियों को, बिग कैट स्पीशीज़ होती है, आप अगर पीठ दिखाएँगे तो फिर वो अटैक करेंगे। इसीलिए अगर आपको पता हो तो सुंदरबन में जो लोग जाते हैं जंगलों में शहद जमा करने के लिए, वो अपने पीछे मास्क लगाते हैं, सिर के हुँ, पीछे। उस मास्क पे नकली आँखें होती है क्योंकि टाइगर फिर पीछे से अटैक नहीं करता। बाघ को लगता है कि हम मुझको देख रहा है तो वो अटैक नहीं करता। तो ये रियलिटी है कि कभी बैक मत फेस कीजिए, कभी दौड़िए मत। और यही डिस्प्ले करने के लिए मैंने वो एपिसोड बनाया था, जिसमें मैं उस तेंदुए के करीब जाकर देखना चाहता था कि क्या वाक़ई में हुँ, वो आदमखोर है कि नहीं है। और मैं उसके करीब गया, रिज़ल्ट क्या हुआ? मुझे देख के तेंदुआ वहाँ से चला गया। हुँ। तो बॉटम लाइन यही है कि ये जानवर उतने खतरनाक नहीं होते जितना कि हम मानते हैं या समझते हैं। हाँ, किसी को उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं गया था क्योंकि हमको वो दिखाना था कि देखना था कि क्या ये उतना हार्मफुल है, और ये दिखाना था कि देखो, ये उतने भी डेंजरस नहीं होते। हुँ। जो प्रूफ हो गया अल्टीमेटली उस एपिसोड में। तो क्योंकि आप अपना लाइक वीडियोज़ के लिए काफ़ी समय जंगलों में बिताते हैं, तो ऐसी कोई एक चीज़ जो किताबों में ना लिखी हो बट आपको जंगलों के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ हो कि यार ऐसा भी होता है, ये कुछ जंगल का राज़ है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, ऐसा क्वेश्चन कभी किसी ने पूछा नहीं। लेकिन जंगलों के बारे में किताबों में पढ़ना एक अलग बात है और उन्हें रियलिटी में एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही अनोखी बात है। जंगल की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वहाँ का सन्नाटा, जो हमारे दिल को छू जाता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए हो। शोर नहीं होता, सन्ना हम हमारी साँसों को भी सुन पाते हैं। इतना सुकून मिलता है वहाँ पर, तो ये बड़ी यूनिक बात है। और दूसरी बात ये है कि जंगल हमको बहुत कुछ देता है, बदले में हम उसे क्या देते हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, हम तो उसे हुँ, तबाह कर रहे हैं। हुँ, तो ये भी ख़्याल दिमाग में आ जाता है। और जंगल बहुत ही खूबसूरत और सुहाने होते हैं बशर्ते हम उनसे जूझें नहीं तो। अगर हम जंगल के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमें दबा देगा, हमें तबाह कर सकता है। कुदरत की असीम शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो जंगल में अगर आप जा रहे हैं तो एन्जॉय कीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग जंगल को खराब करके आ जाते हैं। हुँ, आपने कभी नोटिस किया है जब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कूड़ा-कचरा फेंक के आ जाते हैं। हाँ, हुँ, फिर जब दूसरे वहाँ पर लोग जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या दिखता है? प्लास्टिक के रैपर्स और वो ग्लासेस और बॉटल्स और कैन्स पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिनका वर्णन किताबों में नहीं होता लेकिन रियलिटी में होता है। किताबों में लिखा नहीं होता कि जंगल में आपको कचरा भी मिलेगा, हुँ, लेकिन हुँ। मिलता है। जानवर नहीं मिलेंगे लेकिन प्लास्टिक और कचरा ज़रूर मिल जाएगा। ये रियलिटी है। ऑल्सो एक और चीज़ जिसके बारे में आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता रहता है, जो कि है अफ्रीकन चीताज़ को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ करना। मैं आपके इस व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है सही है कि नहीं? बट उससे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 1906 में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन लायंस भी लाए गए थे, बट थोड़े समय बाद उन्हें भी आदमखोरी कहकर मार दिया गया था। और फिर से हम एक अफ्रीकन प्रेडेटर को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या डिसीजन कैसा था ये? देखो, अगर मैं वहाँ पे आऊँ, आपको बेहोश कर दूँ और चुपचाप उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दूँ या फिर केरला में जाके छोड़ दूँ, जहाँ की भाषा भी आपको नहीं पता है, हुँ, तो क्या होगा? अब क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन डिवाइसेज़ है, आप ट्रांसलेट करेंगे ये वो सब चीज़ें हटा दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, डिवाइसेज़ नहीं, कुछ भी नहीं है और आपको मैं हुँ, लाके केरला में छोड़ दूँ तो क्या होगा? आपको एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी। हुँ, वहाँ पे हुँ, सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी होगी, आप शायद काम भी नहीं माँग पाओगे, कोई आपको काम भी नहीं देगा क्योंकि आपको भाषा नहीं आती है या फिर हुँ, आपने जो एजुकेशन लिया है उस हिसाब से आपको काम नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा चलो सड़क के किनारे खड्डे खोदना चालू कर दो, आप बोलेंगे अरे मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं ये काम कहाँ से करूँ? हुँ, बॉटम लाइन ये है कि सर्वाइवल में तकलीफ होती है, किसी को भी होगी, जानवर भी उन्हीं में से एक है। तो अफ्रीका का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है। जानवरों को एडजस्ट करने में दिक्कतें होती हैं और होंगी। दूसरी बात ये है कि
ये चलो उन्होंने चीताज़ को वापस लेकर आए यहाँ पर तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे चीताज़ थे। अनफॉर्च्यूनेटली वो खत्म हो गए क्योंकि उनको हमने ही मार दिया, शिकार शौकिया शिकार करके। मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होता अगर एशियाटिक चीता को ही वापस लेकर आने में किसी तरह की जिद्दोजहद करते, जो हुँ, इस वक़्त मेरे ख़्याल से ईरान में है। ईरान में है। उन्हीं के पास पूरी दुनिया में एशियाटिक चीता है। हुँ, अब मान लीजिए कि अगर ईरान में कोई उन एशियाटिक चीता की महामारी फैल गई और वो खत्म हो गए, तो फिर तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी पूरी धरती के ऊपर से। हुँ, उसका सब्स्टिट्यूट है कोई? कोई नहीं है। तो अगर वो सरकार के साथ बातचीत करके वहाँ से चीता यहाँ लेकर आते और यहाँ से एशियाटिक लायंस अगर उनको दे देते, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब क्योंकि वो हो नहीं पाया तो अफ्रीकन चीता यहाँ पर लेकर के आए। तो यही है कि उनकी अच्छी से अगर केयर ली जाए, जो गलतियाँ उस वक़्त अफ्रीकन लायंस के बारे में की गई थी, ज़ाहिर-सी बात है उनको अब गवर्नमेंट रिपीट नहीं करेगी। वो हुँ। चीज़, वो ज़माना अलग था, उस वक़्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप थी, उस वक़्त उतना इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं था, अब है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसी परिस्थिति दोबारा यहाँ पर होगी। ये प्रजाति आई है तो ये सर्वाइव करेगी और पॉज़िटिव उसका इम्पैक्ट हमको देखना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, लेकर तो वो आए, अब देखते हैं क्या होगा। क्योंकि अगर हम नोटिस करें आज से कई दशकों पहले एरोप्लेन्स हाईजैक हो जाते थे, टेररिस्ट घुसते थे बंदूक लेके, कुछ भी लेके हाईजैक। आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। गलतियों से इंसान सीखा है। तो अफ्रीकन लायंस के बारे में जो गलतियाँ की थी, वो ज़ाहिर-सी बात है अब सीख कर के रिपीट नहीं होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। बट क्या आपको लगता है कि हम एक बाहर की स्पीशीज़ को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा इंडियन वाइल्ड लाइफ पे? क्योंकि ये तो एक इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे। लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, वो अगर गवर्नमेंट उसको ला रही है तो गवर्नमेंट के पास वो मेरे ख्याल से कंट्रोल है कि उस स्पीशीज़ को कहाँ तक स्प्रेड करने देना है, हुँ, राइट? जब कोई इंडिविजुअल लेके आता है तो वो उतना ख़्याल नहीं करता, उन चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचता। जैसे बर्मीज़ पाइथन को फ्लोरिडा में जब लेके गए थे लोग, तो अपने शौक के लिए लेके गए, उनको लगा कि नहीं छोड़ना है तो छोड़ दिया। गवर्नमेंट हुँ, वैसा नहीं करती, गवर्नमेंट किसी भी एक्शन को लेती तो उसके पहले उसके पीछे के रीज़न्स ढूँढेगी, उसके पीछे के ड्रॉबैक्स ढूँढेगी और उसके बाद सारा एग्ज़ीक्यूशन होता है। अब चीताज़ को यहाँ पर लाने में ही कितने साल लग गए, हुँ, तो उसके बाद भी कोई एक्शन अगर वो लोग लेंगे तो उसके ऊपर भी वो अच्छे से ही काम करके अमल-दरामल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। उन्होंने बस ऐसे ही रैंडमली लाकर थोड़े यहाँ, थोड़े वहाँ ऐसे करके नहीं छोड़े हैं। अगर ऐसे छोड़ हुँ, देते तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन हुँ। मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो इसी अंधाधुंध के स तरीके से अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, तो फिर उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, तो फिर संभावनाएँ उसकी कम होती हैं। ये पॉइंट मुझे थोड़ा-सा सोचने वाला लगा कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छोड़े गए हैं, तो शायद उसका कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी निकले। तो हाँ, ये कुछ नया सुनने को आया क्योंकि किसी ने इस बारे में बात नहीं करी है अभी तक, जो मैंने सुने हैं कम से कम। सो अब अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, जो कि है कि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू हम एक होप का सिंबल बनते हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि यार अभी भी जंगलों को बचाया जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 10 या 20 लोग भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, तब तक एक होप है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इन्हीं तो जो लोग ये होप खो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं यार अब जंगल बर्बाद हो जाएँगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा? मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि कंज़र्वेशन करना चाहिए, वो हुँ, उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। हुँ, चाहे किसी भी लेवल पे हो, स्मॉल स्केल पे हो, लोकल लेवल पे हो या फिर बड़ी स्केल पे हो। और जिनको परवाह ही नहीं है जंगलों की, जानवरों की, वो परवाह ही नहीं करते। वो बस अपना काम करने में, पैसा कमाने में और ज़िंदगी के जो भी सुख-सुविधाएँ हासिल करने में जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हुँ, राइट? तो जो लोग कंज़र्वेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैंने लोग जैसे पहले ही कहा था कि इतने डेडिकेटेड है कि वो अपनी जान पे खेल के वो काम कर रहे हैं कंज़र्वेशन के लिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। हुँ, तो जो नहीं कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट हम घर पे बैठ के इन चीज़ों का अवेयरनेस तो स्प्रेड कर सकते हैं, हुँ, राइट? तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी और को मिलनी चाहिए, तो उसको स्प्रेड कीजिए क्योंकि भले ही आपको उतना इंटरेस्ट ना हो, किसी और को तो होगा शायद वो देख के मुतासिर हो जाए, शायद वो अपना नज़रिया बदल दे। तो हुँ, ये चीज़ें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो 10% लोग भी अगर कंज़र्वेशन में डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, उनका अगर हम काम देखेंगे तो फिर मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मेरा काम भी उनके सामने तो कुछ भी नहीं है।
मतलब वो ऑन फील्ड जाके पोचर्स को पकड़ना, फिर जानवरों की ट्रीटमेंट करना, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और विदेश में भी काम कर रहे हैं। एक अगर मैं नाम लूँ तो आइवन कार्टर नाम के एक शख्स है जो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑन फील्ड जाके सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, चाहे आप पैसे डोनेट कर रहे हो, कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो, ऐसे लोगों को जब आप डोनेट करते हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई एनजीओ चला रहे हो जानवरों के रिलेटेड और आपको किसी एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो मेडिकली जानवरों को ट्रीटमेंट करने में काम आए, और मेरे पास उतना सामर्थ्य है तो मैं आपको अगर वो डोनेट करता हूँ, तो मैं भी कंज़र्वेशन में अपना योगदान दे रहा हूँ। भले मैं ऑन फील्ड नहीं जाता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। तो वो चीज़ों लोगों में जागरूक होनी चाहिए, और जो लोकल लोग जो उतने एजुकेटेड नहीं है, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को, उनको भी ये समझना चाहिए कि देखो जानवर हमारे लिए तो ठीक है, हम तो चले जाएँगे, हमारी बाद की पीढ़ी का क्या होगा? दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो एजुकेटेड नहीं है, जो शौकिया शिकार करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ पोचिंग में इन्वॉल्व है, वो लोग ऐसे कंटेंट भी नहीं देखते। वो लोग जंगलों में ही मदमस्त होते हैं, या तो बाहर निकलेंगे, कोई कहीं पर छोटा-मोटा कुछ काम करेंगे, और जब छुट्टी होगी या फिर उनको मन है कि अभी काम नहीं कर रहा है, चलो जंगल में जाते हैं, तीर कमान लेके शिकार करते, खाते, बस जिएँगे, लाइफ में एन्जॉय करेंगे। ये होता है। तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये पॉडकास्ट हिंदी में लिया। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे जो इंग्लिश में लेते हैं। अब होता ये है कि जो ऐसी कम्युनिटी है लोगों की जिनमें उतना अवेयरनेस नहीं होता या उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में पॉडकास्ट कहाँ से देखेंगे? एटलीस्ट अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है भी नहीं, वो एटलीस्ट हिंदी का होने की वजह से अगर पॉडकास्ट देखता भी है तो शायद उसके मन में एक आध प्रतिशत का परिवर्तन आ भी जाए, तो मेरे ख्याल से ये सकारात्मक इस पॉडकास्ट का रिजल्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यही है, कंजर्वेशन बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हर इंसान को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक हर इंसान जागरूक नहीं होता, तब तक ऑन फील्ड कंजर्वेशन हम नहीं कर सकते। यही इसका बॉटम लाइन है। और जाते-जाते जो एक क्वेश्चन अचानक से मेरे दिमाग में आया, वो ये कहाँ कि जा रहे हो? जंगल में जा रहे हो? तो वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है, हमने ट्राइबल्स के बारे में बात करी, हमने बात करी कि काफ़ी सारे जो लोकल्स होते हैं वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्राइब्स हैं या जो लोकल्स हैं जो जंगल में रह रहे हैं, वो बहुत सालों से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें कोएग्जिस्टेंस का असली मतलब पता है कि जानवरों के साथ कैसे रहा जाता है। और हम कई बार, कई कंट्रीज ऐसी है जो रिजर्व्ड एरिया के नाम पे ही उन्हीं लोगों को जंगल से बाहर निकाल देती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताई है और जो जंगल के बारे में हमसे शायद ज्यादा ही जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोकल्स, ये ट्राइबल्स कंजर्वेशन में कितना बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं? बहुत बड़ा प्ले कर सकते हैं। अगर वो लोग चाहे तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो हम जानवरों के साथ नहीं रहते। सिटीज में जो लोग रहते हैं वो उनके शहर में, मार्केट में बंदर भी घुस जाए तो लोग तो बवाल करते हैं, अरे बंदर आ गया, फोटो खींचे, सेल्फी। ये लोग तो रोज तेंदुआ को देखते हैं, हाइनास को देखते हैं, तो इनको जानवरों की ज्यादा अच्छी समझ है। अब होता ये है कि दिक्कत ये है कि यहीं पर एजुकेशन काम आता है। उनको, वो जानवरों को देखते हैं, उनके पास समझ है, लेकिन उनको उतना एजुकेशन नहीं होने की वजह से जानवरों को वो गलत समझते हैं। उनको अगर हाइना दिख जाए तो वो बोलेंगे कि अरे ये तो हाइना है, ये तो शिकार करता है, इसको मार दो। और तेंदुआ दिख जाए तो ये तो तेंदुआ है, ये तो खतरनाक है, इसको मार दो। ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ट्राइब्स कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल तब प्ले कर पाएंगे जब वो एजुकेट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। कैसे? वो ऐसे होगा कि जो एनजीओज इस फील्ड में है, अगर उन एनजीओज को गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो ये एनजीओज इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो गली-गली में किसी बीहड़ में जाकर ट्राइब्स को समझाएंगे, सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे। ये हो नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट अलग कामों में मसरूफ है, उतना ध्यान नहीं देती है यहाँ पर। और फिर एनजीओज जो है वो अपने दम पे कितना ही कुछ कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत ही एनजीओज है जिनको उतनी फाइनेंशियल उनके पास एबिलिटीज है कि वो बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। लेकिन क्या वो करती है? नहीं कर सकती, क्योंकि एक एनजीओ, दो एनजीओ पूरे देश को नहीं देख सकते ना। तो अगर लोकल एनजीओज भी वहाँ पर है, जैसे कि अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ कोई लोकल एनजीओ है, अगर उसको गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो क्या वो एनजीओ नहीं करेगा? ये सब काम करेगा। एनजीओ में जो लोग जुड़े हैं उनको तो वैसे भी पता है कि हमको पैसे नहीं मिलने वाले,
बट फिर भी वो लोग कर रहे हैं अपना काम, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। तो अगर उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ थोड़ी बहुत पैसे या धनराशि देती है तो क्या ये लोग नहीं करेंगे? ये तो फुल टाइम करेंगे। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपना जॉब छोड़ के ये काम करने के लिए तैयार है, अगर सरकार उनको पैसे देगी तो। स्नेक रेस्क्यूअर्स की भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्या बोलते हैं उसको, वर्स्ट सिचुएशन है कि ये लोग रात के 12 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो, दूर दराज के इलाकों में जाके सांपों को रेस्क्यू करते हैं। बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अगर सांप बाइट कर दे तो डॉक्टर भी उनका फ्री में ट्रीटमेंट नहीं करता। डॉक्टर भी बोलता है कि सांप काटा है, मैं क्या करूँ, मेरा बिल भर दे, तू छूट जाए यहाँ से। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ये काम करने के लिए अगर पैसे देगी तो क्या ये स्नेक रेस्क्यूअर्स प्रोफेशनली काम नहीं कर पाएंगे? जो आपने पहले सवाल पूछा था कि क्या गलती कर देते हैं स्नेक रेस्क्यूअर्स, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। टोंग है, स्टिक है, ग्लव्स है, बैग्स, शूज, टॉर्च, हेडलैम्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसे नहीं होते। अगर गवर्नमेंट उनको फंड करेगी, पैसे देगी, तो ये लोग ये चीजें भी करेंगे, तो स्नेक बाइट्स भी कम होंगे। अगर गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस करे, इन्वॉल्व हो जाएगी एनजीओ की एक्टिविटीज में, तो लोकल ट्राइब्स भी एजुकेट हो जाएंगे, तो वो भी शायद शिकार करना बंद कर दे। तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए सेपरेटली सोच के गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। थैंक यू सो मच स्वप्निल सर ये पॉडकास्ट करने के लिए। मैं होप करता हूँ कि आपके शोज और एपिसोड्स जल्दी से आए, क्योंकि मैं किसी का नहीं पता बट मैं तो बहुत ज़्यादा वेट करूँगा उनके लिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है कि एक एक एपिसोड करने के लिए हमको बहुत घूमना पड़ता है, लोकेशन एक्सप्लोर करनी पड़ती है। बट कोशिश तो यही होती है कि जल्द से जल्द नए नए एपिसोड्स लाए और लोगों तक जागरूकता फैलाए, लोगों में संरक्षण की सकारात्मक भावना को उजागर कर सके। और मुझे लगता है कि हो रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए इस विषय के ऊपर। हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ।